मैं और नहीं चल सकता, मुझे गोद में उठाओ। वो आधे रास्ते में जमीन पर बैठता हुआ बोला। तो पल्लवी उसकी ओर झुककर खुले हुए मन से उसे देखने लगी। ये वही प्रमोद था जिसने 2 दिन पहले ही उसे केयर टेकर के तौर पर रखा गया था। वो अपने घर का इकलौता वारिस था। पल्लवी ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कैसे उठाऊं, मेरी गोद टूट जाएगी। ये उसने एक रूहानी आवाज में कहा। तो प्रमोद की आंखों से आंसू बहने लगे। पल्लवी बोली, अच्छा रो मत, मैं तुम्हें उठा रही हूँ। कहकर वो उठाने की कोशिश करने लगी। तब प्रमोद बच्चों की तरह मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ फिर जमीन पर फैल गया, जैसे अपने दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए पागल होने वाला हो। पल्लवी कभी दुश्मनों का हिस्सा समझी जाती थी और अब उसे टीम का हिस्सा समझा जाने लगा। प्रमोद ने हंसते हुए कहा, मोटी कहीं की, कितनी भारी हो तुम, मुझे उठा नहीं पा रही। अब पल्लवी बकायदा रोने लगी थी। प्रमोद अपनी कंपनी की लग्जरी ऑफिस में बैठा था। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। सामने लैपटॉप खुला हुआ था और एक ज़रूरी फाइल रखी थी जिसमें वो व्यस्त था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने बिना नज़र उठाए कहा, अंदर आओ। लेकिन जैसे ही उसने अपने ऑफिस में एक नाजुक मौजूदगी महसूस की तो उसकी निगाहें उठीं और सामने खड़ी लड़की को देखकर उसका गुस्सा बढ़ गया। ये उसकी सेक्रेटरी पल्लवी थी, जिसके हाथों में नीले रंग की वही फाइल थी जिसे प्रमोद ने सुबह 9 बजे उसे दिया था और कहा था कि इसे जल्द से जल्द पूरा करके उसकी टेबल पर रख दे, क्योंकि ये फाइल कल होने वाली एक बेहद अहम मीटिंग के लिए ज़रूरी थी। अब घड़ी में 12 बज चुके थे और पल्लवी चौथी बार उसी फाइल को लेकर प्रमोद के पास आई थी। पहले 2 बार में वो फाइल में मौजूद कुछ पॉइंट समझ नहीं पाई थी और प्रमोद ने उसे समझाया था, जिसके बाद वो तुरंत चली गई थी। प्रमोद ये उम्मीद करता था कि वो एक बार में सब कुछ समझ ले, लेकिन हर बार वही जल्दबाजी करती थी। तीसरी बार जब वो फाइल लेकर आई तो इस बार प्रमोद उसके काम की रफ्तार देखकर हैरान रह गया। मगर जैसे ही उसने फाइल खोली तो पहले ही पेज पर गलतियां देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने फाइल को पल्लवी के सामने पटक दिया और उसे डांटते हुए ऑफिस से बाहर भेज दिया। लेकिन जिद्दी पल्लवी 1 घंटे बाद फिर से फाइल लेकर सामने खड़ी थी। पल्लवी की वजह से आज प्रमोद का काम बार बार रुक रहा था। उसने खुद को काबू में रखते हुए पल्लवी को अपने सामने बैठाया और फाइल पकड़कर खोली भी नहीं। आपने फाइल क्यों बंद कर दी? देखिए, मैंने सारी गलतियां ठीक कर दी हैं। पल्लवी ने उसके चेहरे की परवाह किए बिना कहा। प्रमोद ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, मैं बाद में देख लूंगा मिस पल्लवी, आप जाइए। उसने उसे टालना चाहा ताकि वो चैन से काम कर सके, मगर पल्लवी जिद पर उतर आई। ऐसे कैसे बाद में देख लेंगे? सर, जब गलतियां थी तो आप बार बार चेक कर रहे थे ताकि मुझे डांट सकें, और अब जब मैंने फाइल पूरी तरह ठीक कर दी है तो आप देखने तक को तैयार नहीं हैं। तारीफ करना तो दूर की बात है, पल्लवी तेज लहजे में बोली और फाइल को उसकी ओर बढ़ाया। प्रमोद ने गुस्से से उसे घूरा, लेकिन पल्लवी बेपरवाह थी। उसने फाइल खोलकर सामने रख दी। प्रमोद ने जोर से फाइल पर हाथ मार दिया, जिससे पल्लवी का हाथ वहीं रुक गया। उसकी मासूमियत से भरी आंखें एक पल को सहम गईं, पर फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, एक बार तो देख लीजिए। वो हिचकिचाते हुए उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। तभी प्रमोद गरजती आवाज में बोला, शट अप मिस पल्लवी, हद होती है। लेकिन आपने तो सारी लापरवाही और गलतियों में महारत हासिल कर रखी है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने आप पर भरोसा करते हुए ये फाइल दे दी थी, और तब से आपने साबित कर दिया है कि आप कभी कोई काम सही तरीके से नहीं कर सकती, सिवाय मेरे वक्त बर्बाद करने के। मैं देखे बिना ही जानता हूँ कि इस बार भी आपने कौन सा कमाल कर दिया होगा। इसलिए मेहरबानी करके यहाँ से चली जाइए और दोबारा जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं, यहाँ आने के बारे में मत सोचना। प्रमोद भड़क उठा और बिना रुके अपनी भड़ास उस पर निकालता चला गया, जिससे पल्लवी ने सर झुकाकर सुना। उसके कांपते कंधों पर दुपट्टा कसकर पकड़ा हुआ था। उसका वजूद इतनी बेइज्जती पर थरथरा उठा। आंखें आंसुओं से भर गईं और पलकें झपकने के बावजूद वो उन्हें रोक नहीं पा रही थी। उसके गाल भीगने लगे थे, नाक की नोक लाल हो गई थी और गुलाबी पतले होठों के साथ उसकी ठुड्डी भी कांपने लगी। प्रमोद ने और जोर से कहा,
मैं कह रहा हूँ, यहाँ से जाओ। लेकिन उसे वहीं जमे कदमों पर खड़ा देखकर और भड़क उठा। तभी पल्लवी ने अपना झुका चेहरा उठाया और उसकी आंखों में देख लिया। इस बार प्रमोद का दिल भी बेचैनी से घिर गया। उसका मन भी उसके हालात में उलझने लगा। लेकिन जैसे ही पल्लवी ने दरवाजे से बाहर कदम रखा, प्रमोद भी अपने ऑफिस से बाहर आया और उसने अपनी बेचैनी को झटका देकर काम में ध्यान लगाने की कोशिश की। पर जितना भी व्यस्त हो जाए, थोड़ी थोड़ी देर में आंसुओं से भरी आंखें और वही चेहरा उसकी नज़रों के सामने आ जाता, जिस पर वो झुंझलाकर खुद पर गुस्सा करने लगा कि वो आखिर इस लड़की के लिए क्यों पागल हो रहा है। वो चाहकर भी पल्लवी को ऑफिस से निकाल नहीं सकता था, क्योंकि उसे उसकी सौतेली मम्मी ने यहाँ भेजा था। प्रमोद अपने दिल की हालत से घबराया और जैसे ही बाहर निकला, उसने अपने छोटे भाई नील को पल्लवी के केबिन में खड़ा देखा, जो उसे बड़े ध्यान और फिक्रमंदी से टिश्यू दे रहा था। पल्लवी अभी अभी आंसू बहा रही थी। ये मंजर देखकर प्रमोद के चेहरे पर परेशानी उतर आई और नील का उसके पास होना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। प्रमोद ने हाथ जेब में डाले हुए कहा, नील, अगर तुम्हारी हमदर्दियां खत्म हो गई हों, तो अब अपने काम पर भी ध्यान दो। वो ज्यादा जरूरी है। प्रमोद की कड़वाहट से भरी आवाज सुनकर दोनों चौंक गए। पल्लवी जल्दी से अपनी कुर्सी पर बैठ गई और लैपटॉप के पीछे खुद को छुपाने लगी, जबकि नील हंसते हुए उसके पास से हट गया और बोला, जी भाई, मैं काम की तरफ ही जा रहा था, मगर जब इन मैडम को ऑफिस में सैलाब लाने की कोशिश करते देखा, तो यहाँ चला आया। नील बेफिक्री से बोलता हुआ वहां से चला गया। अब प्रमोद की नज़रें फिर पल्लवी पर थीं। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसने जैसे कसम खा ली थी कि ऊपर नहीं देखेगी। प्रमोद कुछ पल तक उसे घूरता रहा और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही पल्लवी ने अपनी रुकी हुई सांस को बाहर छोड़ा और खुद से बुदबुदाई, नील सर कितने अच्छे हैं, और पता नहीं प्रमोद सर ने अपने अंदर कौन सी आग जला रखी है, जो बुझने का नाम ही नहीं लेती। उधर नील किसी काम से प्रमोद के पास आया था और उसे सोच में डूबा देखकर समझ गया कि कुछ है। तभी प्रमोद ने कहा, नील, तुम पल्लवी से दूर रहना। नील ने हैरानी से उसकी ओर देखा तो प्रमोद संभालते हुए बोला, मेरा मतलब है, ऐसी मिडिल क्लास लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। इनका मकसद सिर्फ अमीर लड़कों को फंसाना होता है। ये मासूमियत सिर्फ दिखावा है। प्रमोद गरीब लड़कियों के बारे में जो सोच बनाए बैठा था, उसी के अनुसार पल्लवी को परख रहा था। मगर नील ने बेझिझक कहा, भाई, मुझे पल्लवी ऐसी बिल्कुल नहीं लगी। वो सच में बहुत मासूम और प्यारी भी है। पता नहीं आप उस पर इतना गुस्सा कैसे कर जाते हैं। सच तो ये है कि वो आज बहुत रो रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया। नील के मुंह से मासूम और प्यारी शब्द सुनते ही प्रमोद का दिल दिमाग को अजीब सा लगा। उसे बुरा एहसास हुआ। उसने कड़क आवाज में कहा, नील, मैंने जो कहा है वो तुम्हारे भले के लिए ही है। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। प्रमोद का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। नील बोला, जी भाई, जैसा आप कहें, और वहां से चला गया। नील जरूर प्रमोद के व्यवहार से आहत हुआ था। प्रमोद को यह एहसास हुआ और उसने थकी सी सांस ली, अपने माथे को मसलने लगा। तभी घर से नौकरानी का कॉल आया कि आपकी मम्मी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। नील और प्रमोद दोनों मीटिंग में होने की वजह से कॉल नहीं उठा पाए थे, इसलिए नौकरानी ने सेक्रेटरी पल्लवी को फ़ोन किया और उसकी मम्मी की तबीयत की खबर दी। ये सुनते ही पल्लवी घबराई और मीटिंग रूम की ओर भागी। उसने होश खो दिए थे और बिना दस्तक दिए जोर से दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। वहाँ 8 से 10 लोग मौजूद थे। सबकी नज़रें पल्लवी पर टिक गईं। उसका चेहरा कपकपा गया और अगले ही पल उसे अपना मकसद याद आया। उसने प्रमोद की ओर मुंह किया, लेकिन सामने खड़े प्रमोद को सख्त और भस्म कर देने वाले अंदाज को देखकर उसकी जबान लड़खड़ा गई। पल्लवी की खौफ से भरी और घबराई हुई सूरत देखते ही नील अपनी जगह से खड़ा होकर उसकी तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही प्रमोद अपने सख्त तेवर लिए पल्लवी की ओर बढ़ गया। उसने उसकी नाजुक कलाई पकड़ते हुए बहुत बुरे अंदाज में खींचा और मीटिंग रूम से बाहर ले आया। आज भी उसे ये सब पल्लवी की एक बेवकूफ़ाना हरकत लग रही थी, लेकिन आज जिस तरह से उसकी इस हरकत की वजह से वो क्लाइंट के सामने शर्मिंदा हुआ था, उसका बस नहीं चल रहा था कि तुरंत उसे ऑफिस और कंपनी से निकाल कर बाहर करे। दिन ब दिन पल्लवी और नील की बढ़ती नज़दीकियाँ
उसके दिल को जलाने लगी थीं और पल्लवी का हर वक्त गैर संजीदा अंदाज उसे गुस्से से भर देता था। सर सर, मेरी बात तो सुन लीजिए, पल्लवी उसके तेज कदमों का पीछा करते हुए बोली। वहां मौजूद सारे वर्कर अपना काम छोड़कर उन दोनों को देखने लगे। पल्लवी सबकी नज़रों से शर्मिंदगी में डूबती जा रही थी, मगर प्रमोद को इसकी ज़रा भी परवाह नहीं थी। पल्लवी बार बार अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसकी पकड़ की वजह से उसे दर्द हो रहा था। छोड़ दीजिए मेरी कलाई, पल्लवी चीख पड़ी। लेकिन प्रमोद जैसे आंखें और कान बंद कर चुका था। आज वो ऐसा सबक सिखाना चाहता था कि वो आगे से कभी इस तरह अपने होश ना खोए। वो उसे खींचते हुए अपने ऑफिस में ले आया और पीछे से जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया। बाहर बैठे वर्कर चौंक उठे और एक दूसरे को देखने लगे, मगर जब कुछ समझ ना आया तो चुपचाप अपने काम में लग गए। प्रमोद ने पल्लवी को एक झटके से दीवार के साथ लगाया तो वो दर्द से चीख पड़ी। चुप, एकदम चुप, प्रमोद ने दीवार पर हाथ रखते हुए उस पर झुककर कहा। तो पल्लवी डरते हुए अपने होठों पर हाथ रखकर रोने की आवाज़ दबाने लगी, लेकिन आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। क्या मसला है तुम्हारा, प्रमोद दबी दबी आवाज़ में चिल्लाया। तो पल्लवी के होठों से हिचकियां निकलने लगीं। उसने उसके आंसू देखे और ताने कसते हुए कहा, जितनी गलतियां करती हो, बाद में उतना ही मासूम बनने का नाटक करती हो और उसी हिसाब से रोना भी शुरू कर देती हो। पल्लवी ने आंसुओं को बीच टूटी आवाज में कहा, सर ये नाटक नहीं है। तभी दरवाजा अचानक खुला और नील बेचैनी में अंदर आया। भाई ये क्या? प्रमोद का गुस्से से भरा चेहरा देखकर वो दंग रह गया। प्रमोद तुरंत पल्लवी से दूर हो गया और अब उसकी गुस्से भरी नजरें नील पर टिक गईं। नील, क्या तुम भी अब अपने तौर तरीके भूल चुके हो? जैसी संगत में रहोगे वैसे ही हो जाओगे, इसमें कोई हैरानी नहीं। प्रमोद का हर शब्द जहर से भरा था। नील ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई प्लीज, कभी अपने गुस्से से बाहर निकलकर भी देखा कीजिए। मम्मी की तबीयत खराब है, मैं घर जा रहा हूँ। पल्लवी भी यही बताने मीटिंग रूम में आई थी, क्योंकि नौकरानी ने हमसे बात न होने पर उसे ही कॉल किया था, और आप है कि बिना सुने ही उस पर बरस पड़े। दिस इज टू मच, नील ने गुस्से से कहा और वहां से निकल गया। उस पर शायद जिंदगी में पहली बार प्रमोद खामोश हो गया। उसके दिल और दिमाग पर परेशानी के बादल छा गए। उसने पल्लवी की ओर देखा, जो अब भी दीवार से लगी सिसक रही थी। नील ने उसकी ओर नरमी से कहा, आ जाइए मिस पल्लवी, वरना यहाँ खड़ी खड़ी शायद भाई के डर से बेहोश हो जाएंगी। पल्लवी ने दोनों हाथों से अपने गाल रगड़े और आगे बढ़ गई। उसने एक बार भी प्रमोद की ओर देखने की कोशिश नहीं की, जबकि प्रमोद की नज़रें उसके पीछे तक उसका पीछा करती रहीं। नील बाहर निकलते हुए बोला, आप अपना ऑफिस संभालिए, मम्मी को मैं देख लूँगा, और ऑफिस से चला गया। अब ऑफिस की तन्हाई में प्रमोद ने खुद को बहुत अकेला महसूस किया। इस दुनिया में नील और उसकी मम्मी होने के बावजूद वो खुद को अजनबी और तन्हा समझने लगा, क्योंकि असली मम्मी उसके बचपन में ही गुजर चुकी थी। उसके बाद पापा ने जल्द ही दूसरी शादी कर ली थी और प्रमोद ने खामोशी के साथ अपनी सौतेली मम्मी को ही अपनी मम्मी की जगह मान लिया था। लेकिन वो दोनों कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ सके, क्योंकि प्रमोद बचपन से ही अपने आप में खोया रहने वाला बच्चा था। असली मम्मी के गुजर जाने के बाद वो और ज़्यादा अकेला और टूट चुका था। फिर कुछ समय पहले उसके पिता भी हार्ट अटैक की वजह से हमेशा के लिए चले गए थे, और उसके बाद से प्रमोद एक मशीन बनकर रह गया था, जो बस काम करता चला जा रहा था। वक्त के साथ उसके जज्बात और एहसास धीरे धीरे मरते चले गए थे। अब भी उसके अंदर कुछ पल भर की बेरुखी थी, और कुछ हरकतों से वो खड़ा रहने के बाद अपने दिल और दिमाग में उभरती शर्मिंदगी को दबाते हुए ऑफिस से निकल गया था। वो भी अपनी मम्मी की वजह से घर जाने को निकला था, लेकिन ऑफिस से बाहर निकलते ही उसकी आंखें पल्लवी के केबिन की तरफ उठ गईं। रोने की वजह से पल्लवी के चेहरे पर सुर्खी बहुत बढ़ गई थी, जिसे वो दूर से भी देख पा रहा था, जिस पर उसका दिल बेचैनी से जोर जोर से धड़कने लगा। और फिर वो बहुत जल्दी से पल्लवी से नज़रें हटाकर आगे बढ़ गया। अगले दिन पल्लवी अपने केबिन में आकर बैठी ही थी कि तभी पास के दूसरे केबिन से एक एम्प्लॉय बाहर आकर उसके पास आया और बोला, पल्लवी, तुम्हें पता है रात प्रमोद सर का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। उनके बचने की बहुत कम संभावना है। ये सुनकर पल्लवी हक्का बक्का रह गई और बोली, ये क्या बोल रहे हो? अपने मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकाल सकते तो बुरा भी मत निकालो।
वो उस पर भड़क गई थी। पल्लवी बहुत साफ दिल और एहसास वाली लड़की थी और कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकती थी। एम्प्लॉय ने धीमे लहजे में कहा, मिस पल्लवी, ये मेरे शब्द नहीं बल्कि डॉक्टर कह रहे हैं। मैं ऑफिस आने से पहले हॉस्पिटल होकर आया हूँ। सुना है कि उनके दिमाग पर बहुत गहरी चोट आई है। एम्प्लॉय चेहरे पर अफसोस का असर लिए वापस लौट गया, जबकि पल्लवी को अंदर से बहुत दुख हुआ और उसे कोई काम करना मुश्किल लगने लगा। पल्लवी सच्चे दिल से प्रमोद की सेहत के लिए प्रार्थना करने लगी थी। 2 दिन बाद पल्लवी की या शायद न जाने किसकी प्रार्थना रंग लाई, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा धक्का भी सबको मिला। प्रमोद को होश आ गया था। उनके जख्म भी धीरे धीरे ठीक होने लगे थे, लेकिन दिमाग पर गहरी चोट की वजह से उनकी याददाश्त चली गई थी। वो अब अपने बचपन की हालत में लौट गए थे, जहां वो अपनी मम्मी को अपनी हर बात का सहारा मानते और अक्सर अपने पापा के बारे में सवाल करने लगते। प्रमोद की इस हालत पर ऑफिस के कई एम्प्लॉय ने हमदर्दी देने लगे। कुछ दिन मैनेजर ने ऑफिस के काम काज को संभाला, लेकिन जैसे ही प्रमोद अस्पताल से घर शिफ्ट हुआ, नील ने ऑफिस आकर सारा इंचार्ज संभाल लिया। नील को हिम्मत के साथ अपने भाई की जगह काम करते देख पल्लवी को बहुत खुशी हुई। सबको तब और हैरानी हुई जब नील की मम्मी ने भी ऑफिस आना शुरू कर दिया। वो बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन की तरह नजर आने लगी। नील हमेशा प्रमोद के साथ ऑफिस का काम देखता था और भाई की गैर मौजूदगी उसे बहुत खलती थी, इसलिए उसने मम्मी के साथ काम करना शुरू कर दिया। एक दिन पल्लवी किसी काम से नील के पास आई, तो उसकी मम्मी भी वहीं मौजूद थी, जो काफ़ी फिक्रमंद नज़र आ रही थीं। लेकिन पल्लवी को देखते ही उनके चेहरे पर हल्की चमक आ गई। पल्लवी ने पूछा, सब ठीक है? आप लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। उनकी मम्मी ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या बताऊं मिस पल्लवी, प्रमोद की वजह से बहुत परेशानी है। वो अपनी बीमारी की वजह से किसी भी नौकर को अपने पास टिकने नहीं देता। आजकल के नौकर भी बस पैसों के लिए काम करते हैं, उनमें इंसानियत नहीं है और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। वो बेटे के लिए फिक्रमंद चेहरा लिए बोली, तो पल्लवी को दिल से अफसोस हुआ। उसने कहा, आप टेंशन मत लीजिए, जल्दी कोई अच्छा इंतज़ाम हो जाएगा। ये सुनकर उनकी नज़रें पल्लवी के चेहरे पर टिक गईं और पल्लवी थोड़ी परेशान हो गई। तभी उन्होंने कहा, मिस पल्लवी, मुझे लगता है आपसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता। आप प्लीज़ प्रमोद की जिम्मेदारी ले लीजिए। मैं आपको यहाँ से डबल सैलरी दूंगी और आप मेरी भरोसेमंद भी हैं, तो मैं बेफिक्र हो जाऊंगी। उनकी विनती भरी आवाज़ सुनकर पल्लवी दंग रह गई और हैरान होकर बोली, जबकि नील भी अपनी मम्मी को हैरानी से देख रहा था। उनकी मम्मी ने फिर कहा, प्लीज़ मना मत करिए, ये एक मम्मी की दरख्वास्त है। ये सुनकर पल्लवी के पास मना करने की गुंजाइश ही नहीं बची और वो चुपचाप उनकी बात मान गई। उसकी मम्मी कहने लगी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बस कल से ही घर आना शुरू कर दीजिए और इस महीने की पेमेंट भी मैं आपको एडवांस में कर देती हूँ। उसकी मम्मी ने फ़ौरन मैनेजर को पल्लवी की पेमेंट के लिए कॉल मिलाना शुरू कर दिया था, जबकि पल्लवी अब तक अपने फैसले पर गौर और फिक्र करने में लगी हुई थी, क्योंकि उसे एक एबनॉर्मल इंसान को संभालने की जिम्मेदारी मिल रही थी। पर अब सिवाय उसकी मम्मी के बात सुनने के, उसके पास कोई और चारा नहीं था। और दूसरा कारण ये भी था कि इतनी अच्छी सैलरी के ऑफ़र को नापसंद करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। अगले दिन पल्लवी अपने कंधे पर लटके हैंडबैग की स्ट्रेप को कसकर पकड़ते हुए प्रमोद के घर में दाखिल हुई और अंदर आते ही उस खूबसूरत महल जैसे घर की सजावट और शान देखकर कोसी गई। वहां दोनों तरफ रंग बिरंगे फूलों के पौधे थे, जिन्हें देखते ही पल्लवी अपने आप को रोक न सकी और नरम हाथों से उन्हें छू छू कर देख खुश हो रही थी। तभी एक नौकरानी उसके पास आकर बोली, मैडम आइए, मैं आपको साहब के कमरे तक छोड़ देती हूँ। ये हमारी मालकिन का हुक्म है। नौकरानी की आवाज़ पर पल्लवी ने चमकती आंखों से उसकी तरफ देखा और खामोशी से सर हिलाकर उसके पीछे चल पड़ी। उसके हर कदम के साथ दिल की धड़कन और तेज़ होती जा रही थी, क्योंकि आज वो प्रमोद को एक बिल्कुल अलग रूप में देखने वाली थी। वो जो हमेशा उस पर रोज़ चिल्लाता था, आज उसकी मदद का मोहताज बनने वाला था। किस्मत ने कैसा पलटा मारा था और इस बदलाव को लेकर पल्लवी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, बल्कि वो प्रमोद के इस हाल पर अपने दिल में हमदर्दी और अफसोस महसूस कर रही थी। नौकरानी उसे प्रमोद के कमरे के दरवाजे तक छोड़कर लौट गई, तो
पल्लवी ने गहरी सांस भरते हुए धीरे से दरवाज़ा खोला और कमरे में पहला कदम रखा। कमरे में अभी भी हल्की सी डिम लाइट जल रही थी, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा गई, पर हिम्मत करते हुए आगे बढ़ी और बेड पर सोए प्रमोद को देखकर ठिठक गई। अनजाने में उसकी नज़र प्रमोद के चेहरे पर जम सी गई थी। वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसा लग रहा था, और उसे इस तरह अकेले कमरे में उसके पास पाकर पल्लवी का दिल और तेज़ी से धड़कने लगा। पल्लवी जैसे ही आगे बढ़ी, उसकी जूती के नीचे कोई चीज़ आ गई। वो लड़खड़ाते हुए सीधे बेड के पास गिर गई। उसके कंधे और चेहरा बेड की साइड से टकराए और घुटने ज़मीन से लग गए। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू छलक आए, पर वो किसी तरह खुद को संभाल गई। जैसे ही उसने ऊपर देखा, तो प्रमोद अब सोया नहीं, बल्कि बेड पर बैठा था। उसे देख पल्लवी इतना डर गई कि ज़ोर से चीख मारते हुए पीछे ज़मीन पर गिर गई, और खुद को बचाने की कोशिश में उसके हाथ भी छिल गए थे। दर्द के बावजूद पल्लवी एक झटके से खड़ी हो गई और सहमी हुई नज़रों से प्रमोद को देखने लगी। उसे लगा कि वो हमेशा की तरह अब उस पर चिल्लाएगा, लेकिन प्रमोद चुपचाप उसे देख रहा था। पल्लवी ने जल्दी से हरकत में आकर कमरे की सारी लाइट जला दी। कौन हो तुम? प्रमोद ने ठंडी आवाज में पूछा। तो पल्लवी उसकी दिमागी हालत को याद कर खुद को नॉर्मल करती हुई थोड़ी दूरी बनाए बैठ गई और धीरे से बोली, आपकी मम्मी ने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए भेजा है। वो उसकी आंखों के अजीब असर को नज़रअंदाज करते हुए बोल रही थी, लेकिन उसकी नज़रें बार बार झुक रही थीं। पल्लवी ने अपने चेहरे पर बिखरे बालों को कानों के पीछे किया और कमरे में नज़र दौड़ाई, जहां हर तरफ बच्चों के खिलौने बिखरे पड़े थे। उन्हें देखकर उसके दिल में अफसोस भर आया। तभी उसने प्रमोद को बेड से उतरते देखा और चौंक गई, क्योंकि वो सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए था। पल्लवी झिझकते हुए नज़रें चुराने लगी और वहीं खड़ी रही। तभी वॉशरूम के पास खड़े प्रमोद की आवाज़ आई, जी तुम मेरी केयर टेकर हो ना? तो वहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे वॉशरूम में तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। प्रमोद की बात सुनकर पल्लवी को ज़ोर का झटका लगा और उसके मुंह से चीख निकल गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को याद दिलाया कि वो बीमार है, और संभालते हुए हिचकिचाते कदमों से आगे बढ़ी और धीरे से बोली, आप खुद वॉशरूम चले जाइए ना। पल्लवी के कदम वहीं डगमगाने लगे थे और उसका दिल कह रहा था कि वो सब छोड़कर यहाँ से भाग जाए। प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा, जा तो रहा हूँ खुद ही, कौन सा तुम्हें कहा है कि मुझे उठाकर लेकर जाओ, लेकिन मेरा चेहरा कौन वॉश कराएगा, और टीथ ब्रश भी तो कराना है। उसकी बात सुनकर पल्लवी ने राहत की सांस ली, वरना वो तो कुछ और ही सोच बैठी थी और अपनी इस सोच पर खुद ही चौंक गई। हाँ चलिए, मैं आ रही हूँ, वो हकलाते हुए बोली। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होते ही पल्लवी बेड के पास रखे पैरदान पर गिरते गिरते खुद को संभालकर बैठ गई, और जब उसने थोड़ी देर बाद वॉशरूम में कदम रखा, तो उसका पूरा वजूद अजीब सी आहटों और बेचैनी का शिकार हो चुका था। जल्दी से वॉशरूम से निकलने की कोशिश में प्रमोद की पूरी शर्ट गीली हो गई थी, इसलिए पल्लवी ने अलमारी खोलकर उसके लिए कपड़े निकाले, लेकिन इस बार वो उसके करीब आ चुकी थी, क्योंकि प्रमोद को तो कोई परवाह नहीं थी, पर वो बार बार नज़रें चुराने पर मजबूर हो रही थी। जैसे ही वो अलमारी से कपड़े निकालते हुए पलटी, प्रमोद को अपने बिल्कुल पास देखकर सहम गई और घबराहट में फर्श पर पड़े खिलौने पर पाँव रखते हुए डगमगाकर गिरने ही वाली थी कि अपने बचाव के लिए उसने प्रमोद के दोनों कंधों को पकड़ लिया, जिससे प्रमोद का संतुलन भी बिगड़ गया और वो एकदम पीछे हट गया। तो पल्लवी जो उसी पर टिक गई थी, उसके ऊपर झुक गई। उनके बीच अचानक इतनी नज़दीकी आ गई कि दोनों के अंदर एक अनकहा एहसास बिजली की तरह दौड़ गया। पल्लवी सीधे अलमारी से जा लगी और घबराकर प्रमोद के चेहरे की तरफ देखने लगी, जिसका भाव बहुत गंभीर था। वो चुपचाप खड़ा अपने पहलुओं में गिरे हाथों से उसे देख रहा था। पल्लवी फिर से सहम गई, क्योंकि उसकी आंखों में जो असर था, उसने उसे अजीब सा एहसास करा दिया। कपड़े गिर जाने की वजह से वहाँ एक हलचल हो गई थी, जिनको उठाने के लिए जब वो उसकी तरफ बढ़ा, तो इस बार चुपचाप कपड़े उठाकर पलट गया, जिस पर पल्लवी ने राहत की सांस ली। लेकिन जब उसने प्रमोद को बेड के पास खड़े होकर अपनी शर्ट उतारने की तैयारी करते देखा, तो वो सकपका गई और फौरन आंखों पर हाथ रख लिया। प्रमोद ने उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी और बोला कि वो हमेशा यहीं कपड़े बदलता है।
पल्लवी को समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने बस जल्दी से कहा, आप कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। और ये कहते ही कमरे से बाहर भाग गई। बाहर निकलते ही उसने सीने पर हाथ रखते हुए गहरी सांस ली और कमरे में चलते एसी के बावजूद माथे पर आया पसीना पोंछने लगी। उसे पहले ही दिन ये काम बहुत मुश्किल लगने लगा था। प्रमोद का तो दिमाग खराब था ही, लेकिन पल्लवी को लग रहा था कि अगर वो उसके साथ रही तो खुद भी पागल हो जाएगी। जैसे तैसे एक दिन गुजार कर वो घर लौटी और तय कर लिया कि अब दोबारा प्रमोद के पास नहीं जाएगी। उसे अपनी पुरानी कम पैसों वाली नौकरी भी बेहतर लग रही थी। उसने फ़ोन मिलाकर मना करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने प्रमोद की केयर टेकर बनने से इनकार किया, तो उसकी मैडम ने पहले बहुत मिन्नतें की और आखिर में धमकी भरे लहजे में कह दिया कि अगर ये काम छोड़ा तो अपनी असली नौकरी भी भूल जाइए। ये सुनकर पल्लवी हैरान रह गई। वो जानती थी कि अगर इस नौकरी के बाद उसे जल्दी नई नौकरी नहीं मिली, तो उसके चाचा उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। पल्लवी के पिता पहले ही गुजर चुके थे और वह अपने चाचा के घर रह रही थी। उसने पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, लेकिन चाची किसी भी तरह से उसकी शादी कराकर घर से निकालना चाहती थी, क्योंकि वो मानती थी कि उसकी वजह से उनकी बेटियों की शादी रुक रही है। घर के हालात भी खराब थे, इसलिए वो जल्द से जल्द उसे विदा करके अपने बेटियों के भविष्य के बारे में सुकून से सोचना चाहती थी। जब पल्लवी ने देखा कि वो उसके लिए उम्र दराज और निकम्मे लड़के के रिश्ते ला रही हैं, तो उसने हाथ जोड़कर नौकरी करने की इजाज़त मांगी और कहा कि वो उनकी बेटियों की शादी के खर्चे में भी मदद करेगी। ये सुनकर वो राज़ी हो गई, इसलिए अब पल्लवी किसी भी कीमत पर नौकरी छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकती थी। वो परवाले से प्रार्थना करती रही कि उसे सही रास्ता दिखाए, और उसी सोच में आंखें बंद करके लेट गई, क्योंकि सुबह उसे फिर से प्रमोद के घर जाना था, जो सिर्फ एक दिन में ही अपनी हरकतों से उसे बहुत परेशान कर चुका था। अगले दिन पल्लवी प्रमोद को क्रिकेट खेलने के लिए बाहर लॉन में लेकर आई थी। जब वो मेन गेट की तरफ इशारा करता हुआ बाहर जाने की जिद करने लगा, उसने कहा, मुझे अभी और इसी वक्त बाहर जाना है। तुम चलोगी साथ तो ठीक, वरना मैं अकेला भी जा रहा हूँ। वो गुस्से से मुंह फुलाए सच में अकेला गेट की तरफ चल पड़ा था, जिस पर पल्लवी को मजबूरन उसके पीछे आना पड़ा। वो इस सोच के साथ बाहर आई थी कि उसे बस घर से ही कुछ दूर तक घुमाकर वापस ले आएगी। लेकिन ये बात केवल उसकी सोच रह गई, क्योंकि बाहर आते ही प्रमोद ने उसे दौड़ लगवा दी। वो बाहर आते ही तेजी से भागने लगा। सर संभाल कर भागिए, आप गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी। पल्लवी ने बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी आवाज़ सुनकर भी एक पल नहीं रुका। फिर गार्डन का मोड़ देखकर फिर से और तेज हो गया, तो पल्लवी भी डर के मारे उसके पीछे भागने लगी कि कहीं वो गुम ना हो जाए या चोट ना खा ले। उसका दिमाग भले ही बच्चों जैसा हो गया था, लेकिन भागने की रफ्तार बिल्कुल बच्चों जैसी नहीं थी। पल्लवी दौड़ते दौड़ते थक गई, उसकी सांसें पूरी तरह चढ़ गईं और अब उसमें और भागने की ताकत नहीं बची। तो वो एक जगह रुककर प्रमोद को आवाज़ देने लगी। प्रमोद ने जैसे उस पर एहसान किया हो, वैसे ना सिर्फ रुक गया, बल्कि पलटकर उसकी तरफ आने भी लगा। पल्लवी ने राहत की सांस ली कि अब और दौड़ने से बच गई, पर उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कि दोनों घर से बहुत दूर आ चुके थे। पल्लवी ने संभालते हुए कहा, सर, आप अच्छे बच्चे हैं ना, तो अच्छे बच्चे ऐसे बड़ों को परेशान नहीं करते। वैसे तो वो उसकी तुलना में छोटी लग रही थी, लेकिन प्रमोद की हरकतों ने उसे अपने आप बड़ा महसूस करा दिया। पल्लवी की बात पर प्रमोद ने जब उसे सर से पांव तक मजाक उड़ाने वाली नज़रों से देखा, तो उसके चेहरे पर फिर से चिंता की लकीरें खिंच गईं। और तभी प्रमोद की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उसने कहा, मुझे उठाओ, मैं थक गया हूँ। उसकी इस फरमाइश पर पल्लवी का मुंह खुला का खुला रह गया, और वो सोचने लगी कि ये तो सिर्फ नाटक कर रहा है, क्योंकि कई बार उसे लगा था कि प्रमोद बिल्कुल ठीक है और बस ड्रामा करता है। बच्चों की तरह गोद में उठाने की बात पर पल्लवी ने मुंह बनाया और बोली, नहीं, जिस तरह आए हैं वैसे ही जाएंगे, आप तो बड़े बच्चे हैं। उसने उसका भारी हाथ पकड़कर वापस घर की ओर चलना शुरू किया, और अपनी हरकत का अंदाज़ा होते ही उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ना चाहा, लेकिन उसी वक्त प्रमोद की पकड़ उसके हाथ पर और कस गई। पल्लवी होठ दबाकर चुपचाप आगे बढ़ने लगी, पर अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ था कि प्रमोद फिर से जिद करने लगा। उसने कहा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ,
और अब नहीं चल सकता, मुझे गोद में उठाओ। इतना कहकर वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया। अब की बार पल्लवी की कोई बात काम नहीं आई। वो लाचार होकर बोली, मैं कैसे उठाऊं तुम्हें? मेरी गोद तो टूट जाएगी। ये कहते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी रूहानी हो गई। लेकिन प्रमोद ने आगे से आंखों पर हाथ रखकर रोना शुरू कर दिया। तो पल्लवी ने हार मान ली और बोली, अच्छा ठीक है, मैं उठा रही हूँ, चुप हो जाओ। फिर उसने अपने बाजू फैलाए और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे तंग करने के लिए प्रमोद ने अपना पूरा वजूद और फैला दिया। पल्लवी की इस मेहनत पर प्रमोद के चेहरे पर चमकती मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो पागल नहीं हुआ था, बस पागल बनने का ड्रामा कर रहा था। दुश्मनों के चेहरे पर छिपी साजिशों को नाकाम करने का इरादा रखने वाला प्रमोद पल्लवी को भी अपने दुश्मनों की टीम का हिस्सा समझता था। इसलिए वो पहले दिन से ही उसे तंग कर रहा था, ताकि वो नौकरी छोड़कर चली जाए। पल्लवी ने प्रमोद को गोद में उठाने की कोशिश करते हुए कहा, मोटी कहीं की, कितने भारी हो गई हो, तुमसे कुछ उठता ही नहीं। प्रमोद की ये बात सुनकर पल्लवी पूरी तरह से रो उठी थी। अब ये उसका नसीब था या प्रमोद की सताई हुई तकलीफ, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन उसकी आवाज़ में मौजूद आंसुओं की नमी ने प्रमोद का चेहरा पल भर में गंभीर कर दिया था। आज फिर वही लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए उसके सामने खड़ी थी, और ये कमज़ोर पड़ रहा था और चुपचाप आगे बढ़ गया। पल्लवी ने जब बिना कुछ कहे उसे तेज़ नज़रों से घूरा और उसके पीछे कदम बढ़ाए, तो प्रमोद को भी पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद उसकी हरकतें उसे अंदर से तोड़ रही हैं। आज प्रमोद को अचानक क्रिकेट खेलने का शौक चढ़ा और उसने बल्ला थामते ही छक्कों पर छक्के मारना शुरू कर दिए, जबकि पल्लवी को पूरे हाल में इधर-उधर दौड़ाकर गेंद उठानी पड़ रही थी। आधे घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा और आखिरकार हिम्मत हार कर पल्लवी ज़मीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी, उसके खुले बाल उसके चेहरे पर बिखर गए, और ये दृश्य प्रमोद की आंखों में एक अजीब सा खिंचाव और एहसास छोड़ गया। ठीक उसी समय प्रमोद की मम्मी और उसका भाई नील ऑफिस से घर लौट आए। उसकी मम्मी तो थकान की वजह से कमरे में चली गईं, लेकिन नील की नज़र सीधी पल्लवी पर पड़ी। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, लेकिन उसे देखते ही कॉल काटना भूल गया। पल्लवी जैसे ही संभल कर खड़ी हुई और झुका चेहरा उठाया, तो उसकी नज़र प्रमोद पर नहीं, बल्कि कुछ दूरी पर खड़े नील से टकराई, और उन आंखों में हवस की चिंगारी और भी तेज दिखाई दी। नील अब किसी भी डर के बिना अपनी असली शक्ल दिखा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यह घर और सारी संपत्ति आखिरकार उसी की है। पल्लवी ने घबराकर अपना दुपट्टा कसकर लपेट लिया। प्रमोद ने भी उसकी आंखों में दर्द देखा, और जब उसकी नज़रें नील की हवस भरी निगाहों पर गईं, तो उसका चेहरा भी अजीब से एहसास से भर उठा। नील ने अपना रुख मोड़ा और अपनी उंगलियों में चाबियां घुमाते हुए कुछ सोचता हुआ मम्मी के कमरे की तरफ बढ़ गया। पल्लवी प्रमोद को लेकर उसके कमरे में चली आई और सामने टेबल पर फ़ोन रखकर कार्टून लगा दिया। प्रमोद का इरादा अपनी मम्मी से कुछ बात करने का था, इसलिए वो कमरे से बाहर चला गया। पल्लवी ने जब से ये घर देखा था, उसने नोटिस किया कि नील की मम्मी को प्रमोद से कोई खास दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने ना तो कभी प्रमोद के करीब जाने की कोशिश की और ना ही पल्लवी को अपनाने की। उनकी दुनिया प्रमोद से बिल्कुल अलग थी, और यही अंदाज पल्लवी के दिल को बहुत चोट देता था। मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसके सामने अब एक और बड़ी सच्चाई आने वाली है। मम्मी के कमरे का दरवाज़ा आधा खुला रह गया था, और पल्लवी ने जैसे ही दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, भीतर से आती नील की आवाज़ सुनकर उसका दिल काँप उठा। वो खुद पर हवस का बोझ ढो रहा था। नील गुस्से से कह रहा था, मम्मी, आपने इस खूबसूरत लड़की को देखभाल के नाम पर घर में रखना नाइंसाफ़ी की है। मेरा दिल आ गया है। वो नफ़रत भरे लहजे में प्रमोद का नाम लेते हुए उसने कहा, इस प्रमोद को तो बहुत पहले हट जाना चाहिए था। ये बीच में पागल बनकर अटक गया, इसलिए हमें उसे रखना पड़ा। ये लड़की गरीब भी है, मासूम भी है, और ये कभी हमारे सामने सवाल तक नहीं उठा सकेगी। इसलिए तो आपने इसे रखा है। अब मेरा दिल चाहेगा तो मैं जो चाहूँ कर लूँगा। मम्मी की जहरीली आवाज़ भी कमरे से गूंजी, और उन्होंने कहा कि तुझे जो करना है कर ले, अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पल्लवी ने ये सब सुना तो उसका खून खौल उठा, उसके हाथ काँपने लगे और उसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। वो दीवार से टिककर खड़ी हो गई
और गहरी सांस भरते हुए वहां से हट गई। जल्दी से भागकर वो प्रमोद के कमरे तक पहुंची और तेज कदमों से उसके पास बैठ गई। प्रमोद टेबल पर नजर गड़ाए बैठा था। पल्लवी ने अपनी सांसें काबू में करने की कोशिश की। उसका गला सूख गया था और वो समझ नहीं पा रही थी कि सच्चाई से कैसे निपटे। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। प्रमोद उसकी बेचैनी महसूस कर रहा था और बार बार उसकी तरफ देख रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर पल्लवी ने बाहर ऐसा क्या देख लिया, कहीं किसी ने उससे बदतमीजी तो नहीं कर दी। यही सोचते हुए उसका चेहरा लाल पड़ गया। तभी पल्लवी की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, प्रमोद सर, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। वो जानती थी कि हालात का हल अभी निकालना मुश्किल है, मगर अपने दिल का बोझ हल्का करना ज़रूरी था। इसलिए वो कहानी के बहाने अपने आप को बीती तकलीफ का इशारा करने लगी। प्रमोद ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर पल्लवी ने उसे रोका और धीरे धीरे उसी की जिंदगी को एक शहजादे की तरह कहानी के रूप में बुनने लगी, ताकि उसकी बातों का दर्द सीधे दिल तक पहुँचे। उसने बोलना शुरू किया कि एक शहजादा था। वो अभी छोटा ही था जब उसकी मम्मी यानी मालकिन की मौत हो गई, तो उसके पिता यानी बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी पत्नी आम सौतेली मम्मी ही साबित हुई थीं। उसने अपने पति के मर जाने के बाद उस शहजादे को भी मारने की कोशिश की, मगर वो जिंदा तो बच गया, लेकिन उसकी दिमागी संतुलन बिगड़ गया और फिर वो अपनी सौतेली मम्मी को ही अपनी सगी मम्मी मानने लगा। उसकी सौतेली मम्मी और उसका बेटा शहजादे के घर पर कब्जा कर चुके थे। पल्लवी इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। पल्लवी अपने लफ्ज रोकते हुए आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। तभी प्रमोद की आवाज़ उसके कान के पास गूंजी, तो वो बुरी तरह चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा गईं। पल्लवी अब तक प्रमोद को एक टूटा हुआ और बचपन की तरह मासूम इंसान समझ रही थी, लेकिन जिस तरह उसकी आंखों में कभी कभी अजीब चमक दिखती और वह अनजाने में कुछ ऐसे शब्द बोल देता जिनका ताल्लुक किसी आम बच्चों से नहीं, बल्कि किसी बड़े से था। पल्लवी के मन में सवाल उठने लगे। धीरे धीरे उसने गौर किया कि प्रमोद का पागलपन उतना गहरा नहीं जितना सबको दिखाई देता है। एक रात जब सब सो रहे थे, पल्लवी ने देखा कि प्रमोद अकेले कमरे में बैठा था। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से भरी हुई थीं और वह अपने दर्द को महसूस कर रहा था। वो खुद से बुदबुदा रहा था कि कैसे उसकी सौतेली माँ और उसके बेटे ने सब छीन लिया और कैसे वो अपने असली रूप को छुपाकर समय का इंतजार कर रहा है। पल्लवी ये देखकर हैरान रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि प्रमोद पागलपन का मुखौटा इसलिए पहन रहा है ताकि उसके दुश्मन चौकन्ने ना हो जाएं और वो सही समय पर उन्हें मात दे सके। अब पल्लवी के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि क्या वो प्रमोद का ये राज किसी को बताए या उसके साथ खड़ी होकर उसका सच वापस दिलाने में मदद करे। पल्लवी का दिल कह रहा था कि ये वही फैसला करे कि अब उसे उसके टूटे हुए भरोसे को सहारा देना होगा और उसकी असली ताकत को बाहर लाना होगा। एक दिन अचानक नील और उसकी माँ को शक हो गया था कि प्रमोद उतना पागल नहीं है जितना दिखाई देता है। उसकी आंखों की आग उन्हें चुभ जाती थी, कभी उसके शब्द उनके दिल को हिला देते थे। दोनों को डर था कि अगर प्रमोद का असली रूप सामने आ गया तो उनका सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसी डर से एक रात उन्होंने एक प्लान बनाया। नील ने अपनी माँ से कहा, अब और इंतज़ार नहीं किया जा सकता। अगर ये जिंदा रहा तो एक दिन सब कुछ हमसे वापस ले लेगा। उसकी मम्मी ने ठंडी आवाज़ में कहा, सही कह रहे हो, हमें उसे हमेशा के लिए खामोश कर देना होगा। फिर दोनों ने मिलकर एक चाल रची और अगले दिन प्रमोद को ऐसी दवा देने का प्लान बनाया जिससे उसका दिल धड़कना ही बंद हो जाए और सबको लगे कि उसकी पागलपन और बीमारी की वजह से हुआ है। पल्लवी ने अनजाने में उस बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लिया था और उसका दिल दहल उठा था। उसके सामने सबसे बड़ा निर्णय था कि क्या वो प्रमोद को सच बता दे ताकि वो खुद को बचा सके, या चुप रहकर अपनी जान की सुरक्षा करे। रात के अंधेरे में हवेली की दीवारें गहरी खामोशी में ओढ़े हुए थीं, लेकिन उस खामोशी में भी पल्लवी का दिल अजीब सी बेचैनी से धड़क रहा था। पिछली रात जो बात उसने सुनी थी, वो बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। नील और उसकी मम्मी की वही फुसफुसाहट उसे नींद लेने ही नहीं दे रही थी। उसके मन में बार बार यही ख्याल आता था कि अगर सचमुच वो अपनी चाल में कामयाब हो गए तो इस हवेली में हत्या हो जाएगी
और फिर शायद कोई सच को सामने लाने वाला ना बचे। अगली सुबह से ही पल्लवी और भी सतर्क हो गई। उसने रसोई की ओर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। नौकरों के हाव भाव को गौर से देखने लगी और हर उस जगह पर नजर रखने लगी जहां से प्रमोद के लिए खाना बनकर निकलता था। उधर नील की मम्मी भी उतनी ही चालाक थी। उसने सोचा कि अगर सीधे सीधे जहर मिला हुआ खाना प्रमोद तक पहुंचा दिया गया तो शायद कोई पकड़ ले। इसलिए उसने तय किया कि मसाले में एक ऐसी दवा मिलाई जाए जिससे धीरे धीरे उसका दम घुटे और लोग इसे उसकी बीमारी मान लें। शाम में सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी एक नौकर ने प्रमोद के लिए थाली सजाई। पल्लवी का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि ये वही पल है जब सारा खेल होने वाला है। उसने चुपचाप कदम बढ़ाए और जैसे ही थाली प्रमोद के सामने रखी जाने वाली थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुद परोस लूंगी। पल्लवी ने थाली अपने हाथ में ली और जैसे ही भाप उठती हुई दाल के कटोरे को अपने पास लिया, उसने गहरी सांस लेकर उसकी सुगंध सूंघी। उसकी आंखों में डर की एक लहर दौड़ी, क्योंकि सुगंध बिल्कुल वैसी थी जैसे पिछली रात उसने नील की मम्मी के कमरे से आती महसूस की थी। उसे यकीन हो गया था कि इस खाने में जहर है। वो थाली लेकर प्रमोद के कमरे में चली गई और सब खाना जाकर फेंक दिया और नीचे जाके नौकरों को डांट लगाने लगी कि आप लोगों ने कैसा खाना बनाया है, इसमें इतनी मिर्चें हैं। ये तो अच्छा हुआ मैंने समय पर देख लिया, नहीं तो मैं ऐसे प्रमोद सर को खिला देती। उसी समय नील की मम्मी ने आकर मामले को सुलझाया और बात बनाते हुए कहा, इसमें गलती से ज्यादा तीखा मसाला पड़ गया था। मैंने अभी इन लोगों की क्लास लगाई है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और फिर उसके सामने नौकरों को बनावटी फिक्र जताते हुए उन्हें दोबारा डांटने लगी। मैं अभी नया खाना बनवाती हूँ, उन्होंने पल्लवी से कहा। लेकिन पल्लवी ने ठंडी निगाहों से उसकी तरफ देखा और कहा, अच्छा हुआ मैंने ध्यान दिया, वरना ये गलती किसी की जान ले सकती थी। उस पल नील और उसकी मम्मी की सारी चालाकी नाकाम हो गई थी। प्रमोद को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उसने उसकी जान बचाई है। उस दिन उसके दिल में पल्लवी के लिए एक नई इज्जत जाग उठी थी। जो लड़की उसके लिए सबके सामने खड़ी हो सकती है, वो उसकी दुश्मन नहीं हो सकती। उस रात प्रमोद देर तक जागता रहा। उसकी आंखों में पल्लवी का साहसी चेहरा बार बार घूमता रहा और दूसरी ओर नील और उसकी मम्मी की बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया था कि पल्लवी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। नील और उसकी मम्मी की पिछली चाल नाकाम हो चुकी थी और उनकी नफरत अब और गहरी हो गई थी। दोनों के मन में ये बात घर कर गई थी कि जब तक पल्लवी उनके रास्ते में खड़ी है और प्रमोद को सहारा देती है, तब तक उनकी जीत संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने इस बार और भी खतरनाक साजिश रची। उन्होंने तय किया कि पल्लवी को इस तरह फंसाया जाए कि न उसका नाम बदनाम हो, बल्कि प्रमोद भी उससे नफरत करने लगे। यही उनका प्लान था कि घर के लोगों को सामने पल्लवी को चोर साबित किया जाए और फिर उसे इस घर से बाहर कर दिया जाए। नील ने रात के अंधेरे में अपनी मम्मी के कहने पर घर की तिजोरी से कुछ गहने निकाले और उन्हें चुपचाप पल्लवी के कमरे में रख दिया। अगले ही दिन सुबह शोर मचाया गया कि गहने गायब हैं और हर किसी की नज़र पल्लवी पर डाली गई। सबके कमरों की तलाशी लेने के लिए कहा गया और जैसे ही पल्लवी का कमरा खोला गया तो वहां वही गहने रखे मिले। पल्लवी हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बार बार कहा कि ये सब झूठ है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन नील और उसकी मम्मी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हमने इसे इज्जत दी और यही लड़की हमारी इज्जत और दौलत पर डाका डाल रही थी। इसे आज ही घर से निकालो। उस पर पल्लवी पूरी तरह टूट चुकी थी। सबकी नज़रें उस पर शक से भरी थीं, लेकिन तभी अचानक प्रमोद वहां आ गया। उसकी चाल में एक कॉन्फिडेंट था और उसकी नज़रें एकदम साफ थीं। उसने तेज़ आवाज़ में कहा, रुक जाओ, मैं जानता हूँ ये सब किसकी चाल है। पल्लवी मासूम है और ये गहने उसने कभी नहीं चुराए। प्रमोद ने सबके सामने खुलासा किया कि उसने पिछली रात नील को चुपके से तिजोरी में जाते देखा था और उसे ये भी पता था कि गहने कहाँ छिपाए गए हैं। उसने कहा, अगर पल्लवी दोषी होती तो रात भर सोती नहीं, बल्कि इन गहनों के साथ भाग जाती। सब लोग हक्के बक्के रह गए। नील और उसकी मम्मी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उनकी साजिश फिर से नाकाम हो गई। पल्लवी की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार उन आंसुओं में डर नहीं, बल्कि राहत थी। वो कांपते हुए प्रमोद की ओर देख रही थी, जैसे उसका सहारा फिर से लौट आया हो। प्रमोद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा,
जब तक मैं हूँ, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। प्रमोद ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दी थी और उसने रात जब नील को गहने निकालकर पल्लवी के कमरे में रखता देखा था, तो उसने वीडियो बना ली थी और वही वीडियो सबूत के तौर पर पुलिस को दिखाई। और उसने जो पागलपन का नाटक करके भी कई सारे सबूत इकट्ठे किए थे, जिसमें साफ पता चल रहा था नील और उसकी मम्मी ने जायदाद के चक्कर में प्रमोद को कई बार मारने की कोशिश की थी, और जो उसका एक्सीडेंट हुआ था वो भी उन दोनों की साजिश थी। सबके सामने असली गुनहगार आ गया था। सबूतों के तहत पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और ये केस अदालत तक पहुंच गया और जज ने उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई। जेल में जाकर नील का दिमागी संतुलन बिगड़ गया था, इसलिए उसे पागल खाने भेज दिया गया। उनके जाने के बाद घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अब डर का साया हट चुका था और सब कुछ शांत था। पल्लवी ने अपनी बहादुरी से न केवल खुद को बल्कि प्रमोद को भी बार बार बचाया था, और ये बात प्रमोद के दिल में घर कर गई थी। वो हर रोज पल्लवी को देखता तो उसे लगता कि उसकी जिंदगी में यही वो लड़की है जो सचमुच उसके साथ खड़ी रह सकती है। एक शाम आंगन में चांदनी बिखरी हुई थी। पल्लवी चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में हल्की थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत भी झलक रही थी। प्रमोद पास आया और धीरे से बोला, पल्लवी, तुम जानती हो, इस सारे तूफान के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अगर तुम न होती तो शायद मैं आज जिंदा भी न होता। पल्लवी ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी खामोशी में ही अनगिनत भाव छिपे थे। प्रमोद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानता हूँ हालात बहुत मुश्किल रहे हैं, मगर मेरे दिल की एक बात है जो अब मैं और नहीं रोक सकता। पल्लवी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बल्कि सच कहूँ तो मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा साथ मुझे ये यकीन दिलाता है कि तुम ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हो। पल्लवी की आंखें भर आईं। वो एक पल को चुप रही, फिर धीरे लहजे में बोली, प्रमोद, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ कहोगे, लेकिन सच मानो, जब जब मैंने तुम्हें खतरे में देखा तो मेरे दिल ने भी यही प्रार्थना की थी कि तुम्हें कुछ न हो। उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े और उसने सिर झुका लिया। प्रमोद ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और बोला, अगर तुम चाहो तो हम दोनों इस नई जिंदगी की शुरुआत साथ कर सकते हैं। पल्लवी ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान दी, मानो उसने बिना शब्द कहे ही उसकी बात स्वीकार कर ली हो। उस दिन दोनों के बीच एक नई रोशनी जल उठी, जिसने उनके रिश्ते को सच्चाई और प्यार की डोर से बांध दिया। प्रमोद और पल्लवी का प्यार अब किसी से छिपा नहीं रहा। दोनों ने परिवार के सामने साफ साफ दिल की बात रख दी। शुरुआत में सबको ये सोचकर हैरानी हुई कि इतने तूफानों के बाद दोनों इस तरह करीब आ गए, मगर जब सबने पल्लवी की बहादुरी और प्रमोद की ईमानदारी देखी तो किसी के पास इनकार का कारण ही न बचा। सबने उनकी जोड़ी को प्रार्थना दी और तय हो गया कि अब दोनों का जीवन एक दूसरे के साथ बनकर ही आगे बढ़ेगा। शादी का दिन आया तो घर रोशनी और खुशियों से भर गया। पल्लवी दुल्हन बनी तो प्रमोद की नज़रें एक पल भी उस पर से हट न सकीं। वो किसी चांदनी की तरह चमक रही थी और प्रमोद बार बार खुद से कह रहा था कि वो कितना खुशनसीब है जिसने उसे पाया है। जब 7 फेरे पूरे हुए तो दोनों ने एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया, और उस पल उनकी आंखों से निकले आंसू भी गवाही दे रहे थे कि ये रिश्ता अब सिर्फ मोहब्बत का नहीं, बल्कि आत्मा का बंधन है। शादी के बाद की रात दोनों अकेले कमरे में बैठे थे। पल्लवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, प्रमोद, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। प्रमोद ने उसका हाथ पकड़कर जवाब दिया, पल्लवी, अब ये जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी है, और मैं वादा करता हूँ कि इसमें कभी तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। कमरे की शांति में उनके दिलों की धड़कनें एक दूसरे के लिए एक नई धुन बजा रही थीं। दिन बीतते गए और दोनों का रिश्ता हर रोज और मजबूत होता गया। कभी पल्लवी रसोई में व्यस्त होती तो प्रमोद पीछे से आकर उसे छेड़ देता। कभी शाम को छत पर बैठकर दोनों सितारों को गिनते और अपनी आने वाली जिंदगी के सपने बुनते। उनकी हंसी और उनकी नोक-झोंक घर को एक नई रौनक से भर देती। आखिरकार इतने तूफानों और साजिशों के बाद अब उनकी कहानी सुकून और प्यार के किनारे आकर ठहर गई थी। प्रमोद और पल्लवी ने ये साबित कर दिया कि जब इंसान सच्चाई और हिम्मत के साथ जिए, तो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, आखिरकार प्यार ही जीतता है। और यही जीत उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत अंत बन गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ
आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वो नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।